दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इंडिया ईयरबुक की सीरीज 2020 देखेंगे। और आपका जो अगला टॉपिक है वो मूल आर्थिक डेटाज को लेकर के है। तो हम इसमें बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। और आप लोग अब जितना भी लॉकडाउन में आराम किए हैं या आराम कर रहे थे, अब आराम को त्याग करके एक बार फिर से पूरे ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे हटेगा आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीओ का हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस प्री 2020 का हो, या फिर आरओ एआरओ 2016 का हो, या फिर पीसीएस मेंस 2019 का हो, ये सारे एग्ज़ाम जुलाई अगस्त के बीच सारे करवा लिए जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक डेटाज हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले डेटाज तैयार कौन करता है, तो भारत में इसके लिए 1999 में, ध्यान दीजिएगा, 1999 में एक आपका मंत्रालय का गठन किया गया। इसके पहले 2 विभाग हुआ करते थे। तो यहाँ आप देखिएगा, सांख्यिकी विभाग हुआ, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, इन दोनों को आपस में मिला करके 1999 में, कब 1999 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1999 में सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग दोनों को आपस में मिला करके एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बना दिया गया। पहले ये दोनों विभाग अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 1999 में दोनों को मिला करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया। सांख्यिकी विभाग पहला और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन था। अब हम बात करें सांख्यिकी विभाग की, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम सांख्यिकी विषयक की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। एक आपका सांख्यिकी विषयक है। तो सांख्यिकी विषयक की बात करें तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी इसके अंतर्गत किसको स्थापित किया गया, एनएसओ को स्थापित किया गया। और एनएसओ के अंतर्गत 2 को स्थापित किया गया। एक को सीएसओ कहा जाता है, एक को एनएसएसओ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत 2 आपके ऑफिस बनाए गए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाया गया, एक सेंट्रल जिसे हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता, और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बनाया गया। तो ये दोनों कहा जाए किसके अंतर्गत आते हैं, सीएसओ व एनएसएसओ दोनों एनएसओ के अंतर्गत आते हैं, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अंतर्गत सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगला हम देख लेते हैं, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें 3 प्रभाग हैं। उनमें से आपका 3 प्रभाग कौन कौन हैं, तो 3 की बात करें तो एक आपका है 20 सूत्री कार्यक्रम। कितने सूत्री, तो 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 फार्मूलाज कार्यक्रम है, 20 सूत्री कार्यक्रम। और दूसरा है अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर एवं परियोजना प्रोजेक्ट मेंटेनेंस कार्यक्रम है। तो दूसरा कौन है, तो दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा अवसंरचना एवं परियोजना अनुरक्षण है। ये दूसरा कार्यक्रम है। तो पहला 20 सूत्री कार्यक्रम हो गया, और दूसरा अवसंरचना एवं परियोजना अनुरक्षण है। और तीसरा एक काफ़ी करंट में भी रहा है, एमपी लैड के नाम से, इसी एमपी लैड्स के नाम से जाना जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। हिंदी में इसे बोलें तो इसी को हिंदी में किस नाम से जाना जाता, तो इसी में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नाम से जाना
माना जाता है। तो ये 3 ऐसे हैं प्रभाग जो कार्यक्रम कार्यान्वयन यानी खंड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आपके आते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ देखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन का गठन एक स्वायत्त ऑटोनॉमस संस्थान के रूप में किया गया है और इसी को बाद में पार्लियामेंट के द्वारा अधिनियम पारित किया गया और इसे नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया जा चुका है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहा जाता। तो इसका गठन कब, यानी सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव जून 2005 में पारित किया गया और उसी के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया और इसके पहले इसके गठन के लिए रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, जो कि 2001 में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। तो 2001 में रंगराजन समिति यानी कमेटी या समिति की सिफारिशों के आधार पर जून 2005 में एक भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और उसी प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। सांख्यिकी संगठन की स्थापना, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। अब हम जान लेते हैं एक कर्ता क्या है। तो देश में सभी प्रमुख सांख्यिकी से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स से संबंधित हैं, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय एवं प्राधिकृत निकाय के रूप में कार्य करने वाली संस्था के रूप में इसे जाना जाता है। और इसका पूरी तरीके से गठन कब हुआ, तो यानी संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया जून 2005 में, लेकिन इसका गठन 2006 में किया गया है। अब इसकी हम संरचना की बात करें तो इसमें एक आपका पाटली या अंशकालिक क्या होता है, इसी को पाटली का मतलब अंशकालिक बोलते हैं। तो इसमें एक अंशकालिक अध्यक्ष होता है, वह इसमें 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं जो सांख्यिकी विधाओं के विशेषज्ञ यानी क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा अन्य अगर सदस्यों की बात करें तो योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वो बगैर वेतन लिए हुए, उसी को अवैतनिक कहा जाता। तो नीति आयोग के सचिव इस आयोग के अवैतनिक सदस्य होते हैं और भारत के मुख्य संख्या जो सांख्यिकीविद हैं वो इस आयोग के भी सचिव होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी काम का है और वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इतने लोग को मिला करके ये क्या किया जाता, जो आपका नेशनल यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में बताए ये आपका। अब अगला हम जान लेते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसी को सेंट्रल यानी क्या कहा जाता, इसी को CSO कहा जाता। और CSO किसका पार्ट है, तो हमने कहा NSO का एक पार्ट है CSO और दूसरा पार्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो 2 इसके पार्ट हैं, CSO व NSSO। तो दोनों NSO के अंतर्गत आते हैं, यानी तो इसी में अब बात करने वाले हैं CSO की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जाना जाता। इसी को हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय से ही संबद्ध एक कार्यालय है। तो देश भर में सांख्यिकी क्रियाकलापों, कोई भी आपका डेटा जिससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन करना और सांख्यिकी मानकों का निर्धारण भी यही करता है। अब सबसे काम का आपका है किसके द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स इसी को कहा जाता, यानी इसके द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ध्यान दीजिएगा,
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, और दूसरा यानी कंज्यूमर प्राइस, इसी को CPI कहा जाता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के CPI होते हैं, एक शहरी होता है, अर्बन होता है, एक रूरल होता है, एक कंबाइंड होता है। तो तीनों प्रकार के जो ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं CSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कहा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यही CSO जारी करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी यही जारी करता, और CPI यानी इसी को हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 प्रकार के होते, शहरी, ग्रामीण, संयुक्त, यानी अर्बन, रूरल व कंबाइंड, तीनों प्रकार का CPI इसी CSO के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा मानव विकास से संबंधित जो भी डेटाज हैं उनका संकलन इसी के द्वारा किया जाता, जिसमें राज्य व केंद्र यानी यूटीज जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनमें लिंग आधारित डेटा को भी शामिल किया जाता है। तो ये आपके काम का है, तो ध्यान दीजिएगा। और अगला जो इम्पॉर्टेंट है तो ये 2011 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ CSO के द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जनवरी 2011 से देश के ग्रामीण और शहरी तथा संयुक्त रूप से दोनों के लिए ग्रामीण प्लस शहरी अल्पकालिक आधार पर मूल्य तुलना करने हेतु अलग अलग राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेशवार अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक जारी करना शुरू किया गया। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी व मिश्रित यानी ग्रामीण व शहरी दोनों को मिला करके एक कब से जारी किया जाना शुरू हुआ, तो अभी यहाँ आपका इंडिया ईयर बुक बताती है 2011 से। और कौन जारी करता है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय यानी सांख्यिकी ऑफिस कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब अगला काम का है, यानी हमने क्या कहा कि जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 प्रकार के होते हैं। एक ग्रामीण, जो उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहते, गाँव में रहते, उनके द्वारा जो दैनिक वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं उनके आधार पर मुद्रास्फीति इत्यादि का यानी समायोजन करके जो इंडेक्स सूचकांक तैयार किया जाता, उसी को ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता। इसके उलट शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आइटम्स यानी वस्तुओं के आधार पर जो मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद सूचकांक तैयार किया जाता, उसी को शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता। और मिश्रित में क्या होता है, दोनों ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिला करके तैयार किया जाता, उसी को मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता। और ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई, तो ये प्रक्रिया 2011 से शुरू हुई, 2011 शुरू हुई। और अब अगर ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले आधार वर्ष कब माना जाता था, तो ध्यान दीजिएगा आधार वर्ष पहले इसका 2010 था, लेकिन वर्तमान समय में हर साल यानी जनवरी में, यानी जनवरी 2012 से, ध्यान दीजिएगा जनवरी 2012 से हर वर्ष वार्षिक मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष 2010 था, किंतु वर्तमान समय में इसके जो आधार वर्ष है वो 2010 की बजाय 2012 का प्रयोग किया जाता। तो पहले 2010 था तीनों के लिए, लेकिन वर्तमान समय में 2012 आधार वर्ष के रूप में अपनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा CSO के द्वारा ये जारी की जाती, और पहली बार ये संशोधित जो आपका डेटा जारी किया गया ये 2015 में शुरू किया गया था। तो ये आपका हो गया। अगला उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण देख लेते हैं। तो उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण अगर हम बात करें तो आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इसी को कहा जाता। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भारत में औद्योगिक सांख्यिकी जानने का प्रमुख स्रोत होता है।
उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता, वो औद्योगिक सांख्यिकी जाने का मेन सोर्स होता है। इसके माध्यम से निर्माण प्रक्रिया कितनी हुई, टूट फूट मरम्मत सेवाएं, विद्युत उत्पादन कितना हुआ, उसका ट्रांसमिशन पारेषण कितना हुआ, गैस एवं जल आपूर्ति कितनी हुई, गैस एंड वाटर सप्लाई यानी कोल्ड भंडारण कितना हुआ, शीत भंडारण में लगे हुए संगठित क्षेत्र की औद्योगिक संरचना, आकार, विकास इत्यादि के संबंध में अगर ऑब्जेक्टिव रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में और वास्तविक रूप में जानकारी इसी के माध्यम से जारी की जाती। जो आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट है ये पूरे देश में लागू है, ध्यान दीजिएगा। और इसके तत्वाधान में कौन कौन कारखाना अधिनियम, इसी को फैक्ट्री एक्ट 1948 कहा जाता, तो उसका जो अनुच्छेद है 2M फर्स्ट व 2M सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। दो ऐसे टाइप के EPFO में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फैक्ट्री यानी कारखाना अधिनियम 1948 1948 के अनुच्छेद 2MI व 2M सेकेंड, 2M फर्स्ट व 2M सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। 2M फर्स्ट व 2M सेकेंड के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि निर्माण प्रक्रिया को इस अधिनियम के अनुच्छेद 2 के निर्माण प्रक्रिया को, ध्यान दीजिएगा, निर्माण प्रक्रिया को इस अधिनियम के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। तो इसमें निर्माण प्रक्रिया जितनी है अगर कहा जाए वो कहाँ परिभाषित किया गया है, तो इसी के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निर्माण प्रक्रिया को परिभाषित किया गया। सर्वेक्षण में बीड़ी और सिगार निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। जो बेवरई होते लोग नशा करते हैं, सिगार पीते हैं, तो बीड़ी व सिगार निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जिनको बेवरई एवं सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक अधिनियम ही अलग बना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता। तो बेवरई एवं सिगार श्रमिक, बेवरई और सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966 यानी 1966 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता। ऐसे सभी विद्युत उत्पादन पारेषण वितरण उपक्रम जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण रूप में पंजीकृत नहीं है, ये एक आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। मान लो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में पंजीकृत हैं वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने ऐसे भी जो विद्युत उत्पादन पारेषण वितरण से संबंधित एंटरप्राइज उपक्रम हैं वो सभी आते हैं जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आपका सर्वेक्षण में बेवरई अगर पूछा जाए क्या क्या इसमें शामिल है, तो इसके अंतर्गत फैक्ट्री यानी अधिनियम 1948 के अंतर्गत 2M फर्स्ट व 2M सेकेंड के अंतर्गत सभी कारखाने आते हैं। जबकि निर्माण प्रक्रिया को इसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, यानी निर्माण प्रक्रिया अलग दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। और फिर हमने कहा बेवरई और सिगार निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान भी शामिल है, जिनको बेवरई एवं सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ऐसे सभी विद्युत उत्पादन पारेषण वितरण से संबंधित उपक्रम जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत नहीं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। हालांकि अब कुछ अपवाद रखा गया, कुछ इसको बाहर किया गया। कौन कौन? रक्षा उद्यम हो गए, तेल भंडारण और वितरण डिपो हो गए, रेलवे कार्यशालाएं हो गई, RTC कार्यशालाएं हो गई, सरकारी टकसालें हो गई, जहां ये आपका मिंट और आपका गवर्नमेंट मिंट टकसालें होती है, जैसे रुपया, 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के वाले, स्वच्छता उपकरण हो गए, जल आपूर्ति इत्यादि को भी सर्वेक्षण के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट के अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन शामिल नहीं, तो कौन शामिल नहीं है उनको याद रखिए, बाकी कौन शामिल हैं उनकी लिस्ट लंबी है तो अपने आप पता हो जाएगा। तो रक्षा उद्यम बहुत काम का है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको इसीलिए बाहर रखा गया। और तेल भंडारण व वितरण डिपो को भी बाहर रखा गया। तो किसको किसको बाहर रखा गया? रक्षा उद्यम, बिल्कुल रटा होना चाहिए। रक्षा उद्यम को अलग रखा गया, तेल भंडारण व वितरण डिपो को अलग रखा गया। अब रेलवे कार्यशालाएं, जितनी आपकी रेलवे लैब हैं उनको भी इसमें लाना अच्छा नहीं था, तो रेलवे कार्यशालाओं को बाहर रखा गया। RTC
आरटीसी कार्यशालाओं को भी अलग रखा गया, सरकारी जो टकसालें हैं उनको अलग रखा गया, स्वच्छता उपकरण हैं उनको अलग रखा गया, और अब वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति आदि को सर्वेक्षण के बाहर रखा गया है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके तनिक सोचिएगा किसको बाहर रखा गया। तो रक्षा उद्यम को बाहर रखा गया, तेल भंडारण और वितरण डिपो को बाहर रखा गया, रेलवे कार्यशालाएं, कई कार्यशालाएं हैं तो रेलवे कार्यशालाएं, आरटीसी कार्यशालाएं, सरकारी टकसालें, स्वच्छता उपकरण और जल आपूर्ति इत्यादि को सर्वेक्षण से बाहर रखा गया। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के सर्वेक्षण का दायरा कारखाना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 2M फर्स्ट व 2M सेकेंड और बीमरई एवं सिगार श्रमिक रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966 से आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ा दिया गया है कहने का मतलब इसके अलावा भी और कई चीज़ों को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं। इसके तत्वाधान में शुरुआत के तौर पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 100 या उससे अधिक श्रमिकों वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुच्छेद 2M फर्स्ट व 2M सेकेंड के अंतर्गत अभी तक पंजीकृत नहीं है, लेकिन इनमें से 7 अन्य कानूनों, परिषदों, प्राधिकरणों अर्थात कंपनी अधिनियम 1956 या फैक्ट्री अधिनियम 1948 या दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय या जिला उद्योग बोर्ड के व्यवसाय प्रतिष्ठान पंजिका में दर्ज है को भी शामिल किया गया है। तो इसके अलावा अन्य चीज़ों को शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना क्या शामिल नहीं किया गया वो याद रखिए, बाकी आपको जो शामिल किया गया उसकी लंबी लिस्ट है, उसको याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत काम का ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम के लिए है। आगे आइए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की हमने बात की थी, तो ज़रा इस पे विचार कर लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसी को क्या कहा जाता, इसी को यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के नाम से, IPI के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा IMF जानते हो वाशिंगटन DC में इसका कार्यालय है। 1945 में IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड समझौता जो होता है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है। के विशेष जो आंकड़ा प्रसार मानकों, स्पेशल डेटा डेसिमिनेशन स्टैंडर्ड के अनुरूप हर महीने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हर महीने जारी किया जाता है। यहाँ शब्द ध्यान दीजिएगा, हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इसी को क्या कहा जाता, IIP कहा जाता। तो इसी को इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जारी किया जाता है, जो अगले 6 सप्ताहों के लिए होता है। 6 सप्ताह 42 दिन के लिए होता है। हर महीने जारी होता है, अगले 6 सप्ताहों के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, एक क्या हर महीने जारी किया जाता है, बिल्कुल बात सही। कितने समय के लिए होता, अगले 6 सप्ताहों के लिए होता, 42 दिन के। इसका आधार वर्ष पहले 2004-05 था, लेकिन आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011-12 कर दिया गया है, और यह नई श्रृंखला 2017 से शुरू हुआ। तो हमने उधर 3 बताए, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण, शहरी, कंबाइंड, हमने कहा था उसे 2015 में पहली बार जारी किया गया। आधार वर्ष उसका 2010 था पहले, लेकिन बाद में परिवर्तित करके 2012 कर दिया गया। उसको CSO जारी करता, और CSO के द्वारा इसे भी जारी किया जाता है। CSO के द्वारा ये भी जारी किया जाता। तो 4 इंडेक्स आपको ध्यान रखना है इसका, लेकिन आधार वर्ष 2004-05 नहीं है, बल्कि ये हर महीने जारी होता है, और अगले कितने 6 सप्ताहों 42 दिन के लिए आपका जारी होता। आधार वर्ष इसका 2004-05 से परिवर्तित करके 2011-12 कर दिया गया, और यह नई श्रृंखला पहली बार मई 2017 में जारी की गई थी। यह सूचकांक विभिन्न मंत्रालयों, विभागों अथवा उनके संबंध अधीनस्थ कार्यालयों में स्थापित 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त सेकेंडरी डेटाज का उपयोग करके तैयार किया जाता है। कितने 14 आपका डेटाज, सेकेंडरी डेटाज का उपयोग करके तैयार किया जाता। 3 क्षेत्रों अर्थात खनन यानी निर्माण
और दूसरा विद्युत में सूचकांक के अलग अलग डेटाज के अतिरिक्त प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुएं और संरचना, निर्माण वस्तुएं, स्थायी उपभोक्ता वस्तुएं तथा जल्दी नष्ट हो जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुरूप डेटाज भी साथ साथ जारी किए जाते हैं। फिर पहले संशोधन के 2 महीने आगे इसमें और कोई काम का नहीं है। अब बाकी आपका कुल मिलाकर के आपका ये योगदान इसका कितना है, तो इसमें आपका 47.5% आपका इसके हिस्सेदारी होती है। अगला हमने बात की थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की। इसी को किस नाम से जाना जाता? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नाम से जाना जाता। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाला नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न विषयों के लिए व्यापक स्तर पर नेशनल सैंपल सर्वे करवाने हेतु उत्तरदायी होता है। सांख्यिकी अधिनियम एवं उपक्रम सर्वेक्षण नियमावली के अंतर्गत आर्थिक जनगणना के तारतम्य यानी उससे ताल्लुक रखते हुए उसी में लिखा गया कि आर्थिक जनगणना के तारतम्य में अनुवर्ती गतिविधि के रूप में, अनुवर्ती मतलब पीछे पीछे पूरे देश में घर घर जाकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों एवं उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण हेतु नियमित रूप से सर्वेक्षण करने के बाद प्राथमिक डेटाज जुटाए जाते। इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त NSSO ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मदों के मूल्यों संबंधी डेटाज एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए क्षेत्रवार गणना और उपज अनुमान सर्वेक्षणों का अध्ययन व पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग व इंस्पेक्शन दोनों इसी के द्वारा किए जाते। तो इसमें बाकी और कुछ खास है नहीं। आगे आइए मूल्य संबंधी डेटाज का संकलन। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी हमने आपको बताया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी, इसको जारी कौन करता? तो पीछे ही बता चुके, CSO के द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी यानी CPI देश की शहरी आबादी संबंध उपभोग वाली वस्तुओं तथा सेवाओं यानी वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता कि मूल्य के समान स्तर में एक अंतराल के बाद हुए परिवर्तन को शहरी क्षेत्रों में मापते हैं। CPI शहरी का मूल्य जो आंकड़ों का संकलन कार्य 2008 में NSSO के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रभाग द्वारा शुरू किया गया, यानी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, ध्यान रखिएगा 2008 में शुरू हुआ और ये वर्तमान में इसका आधार वर्ष कब बना दिया गया? 2010 से 12 बना दिया गया। तो पीछे आप जान चुके हो। इसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बाद थोक मूल्य सूचकांक बहिर्गामी आता है। तो इसी को होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, यानी इसी को WPI कहा जाता है। क्या कहा जाता? WPI कहा जाता। थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग भारत में महंगाई के महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में किया जाता। वित्तीय तथा मौद्रिक नीति में बदलाव बड़े पैमाने पर WPI में बदलाव से प्रभावित होते। तो थोक मूल्य सूचकांक से सटीक यानी जानकारी हमें मिल जाती महंगाई मुद्रास्फीति की। तो इसमें थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्रामीण खुदरा जो डेटा संकलन है, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, इसका भी आपका ग्रामीण खुदरा मूल्य डेटाज उन क्षेत्रीय कार्य प्रभागों द्वारा तैयार किए जाते जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के, ध्यान दीजिएगा ये किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत है। श्रमिक ब्यूरो, लेबर ब्यूरो इसी को कहा जाता है। यानी लेबर ब्यूरो से नियमित रूप से कृषि यानी ग्रामीण श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक कृषि श्रमिक होते हैं, ग्रामीण श्रमिक होते हैं। कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक, गांव के श्रमिक आपका ऐसे श्रमिक जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण श्रमिक और ऐसे श्रमिक जो कृषि कार्यों में लगे होते हैं, उसी को कृषि श्रमिक कहा जाता है। तो ये कृषि श्रमिक ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने के लिए प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 हो गए, कृषि श्रमिक व ग्रामीण श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने के लिए प्राप्त होते। वर्तमान में श्रमिक ब्यूरो यही श्रमिक ब्यूरो क्या करता? यानी कृषि श्रमिक व ग्रामीण श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है। अगर पूछा जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI जो होता है, वो CPI अगला प्रकार हो गया, यानी आपका कौन? तो ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर लेबर, CPI आल से याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लेबर, और दूसरा हो गया रूरल लेबर। तो इन दोनों को CPI आल और CPI राल,
आल राल 2-3 बार बोलिएगा। एग्रीकल्चर लेबर हुआ, रूरल लेबर, इन दोनों को भी कौन तैयार करता? CSO के द्वारा ये तैयार नहीं किया जाता, बल्कि ये श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक आपका श्रमिक ब्यूरो, लेबर ब्यूरो आता है, उसके द्वारा इसे तैयार किया जाता है। यही क्वेश्चन आप क्या हो जाएगा, आपका गलत कर दोगे तो ये आपका लगा दोगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो CPI आल राल ऐसे याद रखिए, आल राल अल रल अल रल 2-3 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका आधार वर्ष अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसका आधार वर्ष ना 2010 है ना 2012 है, चाहे यानी 2011-12 भी नहीं है। तो इसका आधार वर्ष है क्या? तो इसका आधार वर्ष जो लिया जाता 1986, 1986 लिया जाता है, ये आपका ध्यान रखिएगा। कब? 1986 लिया जाता। और 260 वस्तुओं की आवश्यक यानी बास्केट इसमें बनाई जाती है। 260 वस्तुओं की आवश्यक वस्तु बास्केट बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो आगे इसमें बताया गया कि 603 गांव बाजारों की अनुसूची में 301 आर का प्रयोग करते हुए, अंदर की इतना डिटेलिंग कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ तक ये आपका केवल सन याद रखिएगा कि 1986 क्या किया गया, इसका आधार वर्ष अपनाया गया है। तो आपका बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर? अभी तक हमने IIP का बता दिए, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक मूल्य, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो हमने कहा है इसका आधार वर्ष पहले क्या था? 2003-4 था, लेकिन इसको परिवर्तित करके 2000 क्या कर दिया गया? 11-12 कर दिया गया है, 2011-12। तो ये हो गया। ये कौन जारी करता? तो हमने कहा ये भी CSO के द्वारा जारी किया जाता है। फिर हमने इसके पहले 2 और बताए। एक हमने क्या बताया? एक हमने आपका इसके अलावा CPI बताए। तो हमने कहा CPI कई प्रकार के होते हैं। एक हमने कहा CPI आपका रूरल होता, ग्रामीण, CPI आपका अर्बन होता और CPI कंबाइंड होता। तीनों को कौन जारी करता? तो हमने कहा ये भी CSO के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका आधार वर्ष पहले कब था? 2010 था, लेकिन ये बदल करके 2012 कर दिया गया है। इसके अलावा फिर आगे जब हमने बात किया तो हमने कहा CPI इतने यहीं रुका नहीं, बल्कि CPI में अगला हमने कहा एक और प्रकार होता है। तो ये आपका हमने कहा आल और राल याद रखिएगा, अल रल। तो रल का मतलब हुआ एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, दोनों को हमने कहा। तो इसका आधार वर्ष हमने कहा 1986 अपनाया गया। और ये जो CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये आपका CSO के द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि ये किसके द्वारा? तो ये श्रमिक एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लेबर ब्यूरो आता, उसके द्वारा जारी किया जाता। तो यहाँ तक का आपका हो गया। आगे देख लेते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। तो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर 1982, फिर 4 वर्ष बाद 86, फिर 2006 में इसमें फिर से रीऑर्गेनाइज्ड किया गया, पुनर्गठित किया गया। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया, इसीलिए इसमें संशोधन किया गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम पूछे कब शुरू किया गया? तो 1975 में शुरू किया गया। 1982, 86, 2006 में इसको पुनर्गठित किया गया। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन यानी गरीबी को हटाने व समाज के निर्धन एवं वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करने पर क्या किया गया? बल दिया गया है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषय जैसे गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। मूल रूप से इस कार्यक्रम में 20 सूत्र और 66 मदें थी, जिनकी अलग अलग कितने आपके सूत्र थे? तो 20 सूत्री इसीलिए नाम दिया गया। और कितने आइटम्स इसमें शामिल किए गए थे? 66 आइटम्स या मदें इसमें शामिल की गई थी। लेकिन आगे चलकर ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होता है, यानी कार्यक्रम किसमें मर्ज हो जाता है? यहाँ देखिएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मिलाया गया और 2009 में इसको यानी नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, तो
2008 से एक अन्य योजना जिसे नरेगा के नाम से जानी जाती थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम यानी नरेगा, और नरेगा में मिलाया गया और 2009 में नरेगा को किस नाम से कर दिया गया, मनरेगा। तो यहाँ से भी मनरेगा के बारे में हमने डिटेल में करंट वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम ही था। तो आगे ये आपका इसका नाम बदला गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें 66 में से एक ऐसी योजना थी जिससे 2008 से एक अन्य योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मिलाया गया और 2009 में इसी का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी क्या कर दिया गया, तो इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा तो पहले से चल रही थी, लेकिन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये आपका चली थी। जो 20 सूत्री कार्यक्रम थे उसमें हमने कहा 66 आइटम थे, उन्हीं 66 में एक आइटम था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और उसको 2008 में यानी नरेगा चल रही थी, तो 2008 में 8 से एक अन्य योजना जो राष्ट्रीय यानी नरेगा में मिलाया गया, 2008 में मिला दिया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को 2008 में नरेगा में मिलाया गया और 2009 में उसी का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया है, मनरेगा कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि 2014 से जो डेटाज हैं हर तिमाही यानी साल में 4 बार एकत्र किए जाते हो, मासिक निगरानी के स्थान पर तिमाही आधार पर निगरानी की जाती। अब ये मासिक नहीं बल्कि ये कब त्रैमासिक यानी की निगरानी मॉनिटरिंग की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निगरानी कार्यतंत्र इसमें है, तो कार्यक्रम का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करने का प्राथमिक दायित्व इसे लागू करने वाली एजेंसी का है, जो इस मामले में राज्य सरकारें, यूटीज, प्रशासन संबंधी नोडल केंद्रीय मंत्रालय होते। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी टीपीपी 2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम योजनाओं की निगरानी राज्य सरकारों, यूटीज, प्रशासनों और संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त कार्य निष्पादन रिपोर्ट के विवेचन से करता है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों से त्वरित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित की गई है। टीपीपी 2006 के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अधिकतर राज्य सरकारों की यूटीज, प्रशासनों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों ने टीपीपी 2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों योजनाओं कार्य प्रगति की निगरानी के लिए राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। तो इसमें अगला वाला इस पॉइंट में आपके काम का कोई है नहीं, तो इसमें आपको खुद देखना नहीं। और संरचना निगरानी की बात करें तो इसी में आपका पेट्रोलियम, रेलवे, पोत परिवहन, बंदरगाह, नगर विमानन, विद्युत ऊर्जा में कोयला, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम, ये दूरसंचार, इन सब का किया गया। तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपकी इसमें एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। अब आपका काम ये आपकी योजना काफ़ी चर्चा में रही है, करंट में हमने वहाँ भी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ भी तो असल में जो एमपी लाइट्स, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एमपी लाइट्स के नाम से जाना जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसी को कहा जाता। और यह स्कीम बहुत काम की है क्योंकि एमपी लाइट जो स्कीम है इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। 1993 में लागू की गई थी। प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था, किंतु अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। एमपी लाइट्स योजना का उद्देश्य क्या है? सांसदों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी योजनाओं में अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल देते हुए विकास उन्मुख कार्यों की अनुशंसा के लिए सक्षम बनाना। इसमें जो एमपीज होंगे वो रिकमेंडेशन करेंगे, स्वयं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो आपका जिला प्राधिकरण होगा उसको बताएंगे और वो कौन से, तो अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर
विशेष बल देते हुए विकास उन्मुख कार्यों की अनुशंसा करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली, ये नहीं कि आपका उसमें राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए, तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी हुई योजनाओं में अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति निर्माण, अस्थायी, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल देते हुए विकास उन्मुख कार्यों की अनुशंसा के लिए सक्षम बनाता है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं कौन हैं। तो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पेयजल सुविधा हो गई, शिक्षा हो गया, विद्युत सुविधा हो गई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हो गया, सिंचाई सुविधा हो गई, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हो गए, सीवर हो गया, रेलवे हो गए, रोड्स हो गई, खरंजे हो गए, पुल, स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो पूरी तरह भारत सरकार द्वारा 100% पैसा फंडिंग की जाती है और ये अनुदान सहायता के रूप में सीधे जिला प्रशासन जो होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो जारी किया जाता। और सबसे अच्छी बात ये आपकी स्कीम जो है नॉन लैप्सेबल है, यानी व्यक्तिगत नहीं होती। व्यक्तिगत का मतलब हुआ, मान लो इस साल आप पैसा खर्चा नहीं कर पाए तो अगले साल ऐड कर लिया जाएगा, ये नहीं कि पैसा पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। तो दूसरा हम बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, यह योजना के अंतर्गत जारी किया गया कोष कालातीत नहीं होता। कालातीत का मतलब बता चुके, लैप्सेबल नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता। अर्थात यदि निर्धारित वित्त वर्ष में स्वीकृत धनराशि जारी नहीं हो पाती तो इसे पात्रता होने की स्थिति में अगले वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक सांसद या संसदीय क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये, अब इसी को अभी चर्चा करने में था कि अगले 2 वर्षों के लिए इसे रोक दिया गया, तो इसलिए चर्चा में थी। तो 5 करोड़ रुपये इसके अंतर्गत जारी किए जाते। इसमें जो सांसद होगा उसकी भूमिका क्या होती है, सांसद की भूमिका होती है कि वो अनुशंसा करता है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विकास उन्मुख कार्यों को प्रेरित करने के लिए इसे रिकमेंडेशन सांसद के द्वारा दी जाती है। उन्हें स्वीकृत करना व कार्यान्वयन के बाद प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना किसका काम होता है, जिला प्रशासन का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका एमपीज भी 3 प्रकार के होते हैं, जो लोकसभा से चुन के आते हैं, दूसरे जो राज्यसभा से चुन के आते हैं, और तीसरे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, नॉमिनेशन वाले। तो लोकसभा के एमपी जहाँ से वो चुनाव जिस निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं उस जिला में, यानी उन निर्वाचन क्षेत्र में उनको रिकमेंडेशन देने का अधिकार होता। राज्यसभा के एमपीज के द्वारा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिस राज्य से चुने जाते हैं वहाँ किसी भी स्थान के लिए सिफारिश कर सकते हैं, और नामित सदस्य पूरे देश में किसी भी स्थान में कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वो कहीं पूरे भारत में, क्योंकि उनका कोई आपका साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के हिसाब से चुना जाता, तो कोई एक क्षेत्र उनका आइडेंटिफाई नहीं होता नामित सदस्यों का। तो लोकसभा अपने लोकसभा में करेंगे, राज्यसभा उस राज्य जिस राज्य से चुने गए उस राज्य के किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए कर सकते हो। नामित सदस्य केवल और केवल नामित सदस्य पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में अनुशंसा कर सकते हैं। जो सांसद निधि है इसका कार्य क्या है, फ्लड आ गई, कोई बाढ़ आ गया, वो तूफान, ओलावृष्टि हो गई, हिमस्खलन हो गया, बादल फटना, टिड्डी अटैक हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात, भूकंप, सूखा, सुनामी, अग्निकांड, जैविक, रासायनिक, परमाणु विकिरण जैसे खतरों, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त या पीड़ित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा सकते हैं। इसके लिए एससी और एसटी क्षेत्रों में विकास कार्यों विशेष ध्यान देने के उद्देश्य एमपीलैड कोषों का 15% आप जानते हो, इनकी 15% पॉपुलेशन तो एससी क्षेत्र में और 7% आपका कहाँ अनुसूचित बहुल क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। आगे आते, यदि संसद का निर्वाचित सदस्य इन कोषों का उपयोग अपने राज्य, यूटीज प्रदेश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य क्षेत्र जो उस राज्य में नहीं है वहाँ पर करना चाहता है, राज्य से बाहर है, तो इसके अंतर्गत अधिकतम कितना 25 लाख रुपए प्रति वर्ष के लिए सिफारिश कर सकता है। ध्यान दीजिएगा,
5 करोड़ में अपने राज्य के बाहर 25 लाख रुपये ये सिफारिश कर सकता खर्चा करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि राष्ट्रीय एकता, समरसता व बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं कि कोई गलत कार्यों के लिए खर्चा नहीं कर सकता। उसके लिए कहा गया राष्ट्रीय एकता, समरसता व बंधुत्व की भावना उससे पूरी होती हो तो अपने राज्य क्षेत्र के बाहर भी मैक्सिमम 25 लाख रुपये के लिए रिकमेंड कर सकता है जिला प्रशासन को। संसद सदस्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या करता? तिपहिया रिक्शा, ऑटो चालित रिक्शा सहित बैटरी चालित व्हील चेयर हो गया। कृत्रिम अंग, नेत्रहीन, बधिर दिव्यांगों के लिए जो बहिर सुनाई नहीं देता, दिव्यांगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्चा कर सकता है। तो यहाँ पर भी 20 लाख रुपए खर्चा किए जा सकते हैं जो विकलांग हैं, कृत्रिम अंग, नेत्रहीन, बधिर दिव्यांग, व्हील चेयर इत्यादि, जो तिपहिया रिक्शा हो गया, मोटर चलित रिक्शा सहित ये सब इसमें शामिल है। इसके लिए 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्चा करने के लिए रिकमेंड किया जा सकता। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता। दोस्तों अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे और अगला चैप्टर आपका है कॉमर्स और ये काफ़ी काम का है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।